नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मुग़ल राजपूत संबंधों के बारे में। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको फैक्ट नहीं मिलेंगे। भाई जैसे बाकी जो टॉपिक हमने देखे वहाँ में बहुत सारे फैक्ट मिले हैं, तो यहाँ आपको फैक्ट नहीं मिलेंगे। टॉपिक की आपको समझ होनी चाहिए, तभी यदि यहाँ से प्रश्न आया तब आप सही कर पाओगे। अन्यथा ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपके लिए कठिनाई पैदा कर सकता है। तो मुग़ल राजपूत संबंधों की जब हम बात करें तो हमें मुग़लों का जो संस्थापक रहा है बाबर, हमें बाबर से लेकर के औरंगजेब तक की हमें बात करनी है। ठीक है, तो हम बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर के बारे में। तो आप देखो कि पहला ही जो फैक्ट है, आप देखो कि बाबर जो है, बाबर ने तुर्की परंपरा को अपनाया था। मुग़ल राजपूत संबंधों की जब हम बात करें, प्रश्न है आपके कि मुग़ल राजपूत संबंधों में बाबर ने किन परंपराओं को आगे बढ़ाया, तो तुर्की जो परंपराएं रही है, या हम यूँ कहें कि सल्तनत काल की जो परंपराएं रही है, उन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ाया है बाबर ने। तो सल्तनत काल में क्या परंपराएं रही थी, तो हम देखते हैं सल्तनत काल में धार्मिक कट्टरता हमें देखने को मिलती है। धार्मिक कट्टरता के अलावा संदेह या अविश्वास की नीति अपनाई इन्होंने एक दूसरे के प्रति। फिर संदेह या अविश्वास की नीति, इसके अलावा संघर्ष की नीति रही है। और दोनों के मध्य परस्पर किसका भाव रहा है, शत्रुता का भाव रहा है। तो मुग़ल राजपूत संबंधों में हम देखें तो बाबर ने तुर्की परंपराओं को अपनाया है, या सल्तनत काल की जो परंपराएं रही है उन्हीं को आगे बढ़ाया है। और इसमें हम देखते हैं कि धार्मिक कट्टरता रही है, संदेह या अविश्वास रहा है, संघर्ष की नीति अपनाई है। और यहाँ जो भाव है परस्पर मुग़लों और राजपूतों के बीच में, वो क्या रहा है, शत्रुता का भाव रहा है। किसके समय में, बाबर के समय में। तो हम देखते हैं कि बाबर के समय ये नीति रही है मुग़ल राजपूत संबंधों के बीच में। और ये जो नीति है, इस नीति को अपनाने का जो कारण है, उस कारण की भी हम बात करते हैं कि भाई बाबर के द्वारा इस प्रकार की नीति को क्यों अपनाया गया। ठीक है, तो क्यों अपनाया गया, क्योंकि आप देखो कि बाबर जो है वो मुग़ल साम्राज्य का क्या है, संस्थापक है। इसका जो साम्राज्य क्या है, नया इसका क्या रहा है, साम्राज्य रहा है, या नया इसका क्या रहा है, राज्य रहा है। तो नए राज्य में क्या क्या किया जाता है कि नए राज्य में जो भी शत्रु होते हैं, शत्रुओं को क्या किया जाता है, कुचला जाता है। तो इसने भी क्या किया है, शत्रुओं को कुचलने की जो नीति है उसी को इसने अपनाया है। ठीक है, और ये सहयोग की नीति को अपना नहीं सकता था। दूसरा, राणा सांगा जो है, राणा सांगा की यदि हम बात करें तो आप देखो कि बाबर जो है, बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की किस युद्ध के तहत, पानीपत के युद्ध के तहत। और ये जो पानीपत का युद्ध है, ये लड़ा गया था 1526 में, और इसने पराजित किया था किसको, इब्राहिम लोदी को। और ये जो इब्राहिम लोदी है, ये पहले ही राणा सांगा के द्वारा 2 बार पराजित किया जा चुका था। एक तो खातौली के युद्ध में जो लड़ा गया 1517 में, और एक बांडी के युद्ध में जो लड़ा गया 1518 में। तो जो राणा सांगा है, राणा सांगा इब्राहिम लोदी से क्या था, ज़्यादा मजबूत था। इस कारण भारत में यदि बाबर को लंबे समय तक यदि शासन करना था तो उसे किसे पराजित करना आवश्यक था, राणा सांगा को। और राणा सांगा जो है वो क्या थे, राजपूत थे। और राणा सांगा के दमन के बिना बाबर जो है भारत में स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर सकता था। इस कारण इसने तुर्की परंपरा की जो नीति है उसको अपनाया और शत्रुता का भाव रखा और संघर्ष किया है किसके साथ, राजपूतों के साथ। और हम देखते हैं कि यहाँ भी हम देखते हैं कि आरोप और प्रत्यारोप जो हैं वो लगाए जाते हैं। आरोप क्या लगाया जाता है कि आरोप लगाया जाता है बाबर के द्वारा कि राणा सांगा जो है, राणा सांगा ने हमें भारत में आमंत्रित किया और कहा कि जब हम इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेंगे तो राणा सांगा हमारी सहायता करेंगे। लेकिन राणा सांगा के द्वारा हमारी सहायता
नहीं की गई, ये आरोप लगाता है बाबर। कहाँ? बाबरनामा में। इसका ग्रंथ है बाबर का बाबरनामा, ये इसकी आत्मकथा है। केवल 2 ही मुगल हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, एक तो बाबर और एक है जहांगीर। तो बाबरनामा में ये आरोप लगाया जाता है राणा सांगा पर कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया है? अविश्वास किया है, या इन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। इस बात का समर्थन भी किसी ने किया है क्या? इस बात का समर्थन किया है विलियम रसब्रुक। विलियम रसब्रुक जो है वो इस बात का क्या करते हैं? समर्थन करते हैं कि राणा सांगा ने विश्वासघात किया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि कहीं भी किसी भी समकालीन स्रोत के अंदर हमें जो बाबरनामा का जो आरोप है वो हमें सिद्ध होता हुआ दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि आप देखो कि जो बाबर है, बाबर कह रहा है कि भाई जो सांगा है, सांगा ने विश्वासघात किया और इन्होंने कहा कि भाई आप इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करो और हम आपकी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। लेकिन यदि हम राणा सांगा की स्थितियों को देखें तो राणा सांगा को कोई आवश्यकता नहीं है। किसकी? बाबर की। बाबर की सहायता की आवश्यकता ही नहीं है इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए। क्यों? क्योंकि पूर्व में ही क्या है? पूर्व में ही जो इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी 2 बार पराजित किया जा चुका था। किसके द्वारा? राणा सांगा के द्वारा। एक तो खातौली की लड़ाई लड़ी गई 1517 में, फिर आप देखें लड़ाई लड़ी गई बांडी की 1518 में। दोनों ही लड़ाइयों में विजेता कौन? राणा सांगा। तो राणा सांगा को आवश्यकता नहीं है किसकी? बाबर की, इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए। दूसरी बात, ये आरोप इसलिए भी निराधार है कि किसी भी समकालीन स्रोत में, किसी भी समकालीन स्रोत में इस बात की पुष्टि नहीं है कि राणा सांगा ने किसी भी प्रकार का कोई विश्वासघात किया था। फिर हम देखते हैं कि बाबर के विरुद्ध महमूद लोदी जो भाई है किसका? इब्राहिम लोदी का, ये भी अफगान है और ये किसके पक्ष में चला जाता है? ये राणा सांगा के पक्ष में चला जाता है। तो यदि राणा सांगा बाबर की यदि मदद वगैरह मांगते तो क्या इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी राणा सांगा के पक्ष में होता? बिल्कुल नहीं होता। दूसरा, कर्नल टोड जो है वो इस बात को कहते हैं, कर्नल टोड ने इस बात को कहा कि सलहदी तंवर के माध्यम से बाबर ने, सलहदी तंवर के माध्यम से बाबर ने राणा सांगा से संधि का प्रयास किया था। अब आप देखें कि जब इस प्रकार की बात यदि पहले हुई होती तो सलहदी तंवर के माध्यम से जो बाबर है राणा सांगा से संधि करने का प्रयास नहीं करता। दूसरा, हम देखते हैं कि मध्यकाल में जो राजपूत जाति रही है, राजपूत जाति में हम क्या देखते हैं? एक वचनबद्धता देखते हैं। वचनबद्धता देखते हैं कि भाई प्राण जाए पर वचन न जाए। ये जो परंपरा है, ये परंपरा हम राजपूतों में देखते हैं। तो यदि राणा सांगा बाबर को आमंत्रित करते तो अपनी वचनबद्धता पर वो कायम रहते। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ये जो सारे जो तर्क हैं वो हमें बताते हैं कि जो बाबर के जो आरोप है, बाबर के आरोप क्या रहे हैं? निराधार रहे हैं कि इन्होंने राणा सांगा के ऊपर जो लगाए हैं कि राणा सांगा ने बाबर को भारत में आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। ये बात सिद्ध नहीं होती है। ठीक है। अब यदि हम बात करें इसकी राजपूत पॉलिसी की आगे और, तो जो राजपूतों के साथ बाबर का जो संघर्ष है, ये समय की मांग थी। उस समय हम देखते हैं कि राणा सांगा जो है उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली शासक थे। और जो बाबर है, बाबर खुद अपनी पुस्तक बाबरनामा के अंदर इस बात का क्या है? जिक्र भी करता है। और राणा सांगा का अस्तित्व जब तक था तब तक बाबर जो है उत्तर भारत में निर्बाध रूप से शासन स्थापित नहीं कर सकता था। इसी कारण ये राणा सांगा से क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं, संदेह करते हैं, धार्मिक कट्टरता की नीति को अपनाता है। क्यों? क्योंकि
राणा सांगा को हटाए बिना ये उत्तर भारत में निर्बाध रूप से शासन नहीं कर सकता था। ठीक है। और संघर्ष की यदि हम बात करें तो आप देखो कि यहाँ संघर्ष हमें दो स्थानों पर दिखाई देता है। आप लोगों को ध्यान होगा कहाँ कहाँ। एक तो आप देखें कि लड़ाई लड़ी गई है किसकी, बयाना की, और एक लड़ाई लड़ी गई है किसकी, खानवा की। बयाना जो है वो फरवरी 1527 की बात है, और जो खानवा है वो मार्च 1527 की बात है। बयाना का जो युद्ध है वो रहा है किसके पक्ष में, राणा सांगा के पक्ष में। राणा सांगा इसमें विजयी रहे, जबकि खानवा का जो युद्ध है इसमें राणा सांगा पराजित हो जाते हैं। हम इन युद्धों की बात यहाँ नहीं करेंगे, यदि कभी आगे और मौका मिला तो वहाँ हम बात करेंगे, और ना ही आपको इन युद्धों को विस्तार में पढ़ने की आवश्यकता है। हमने केवल संघर्ष का क्या दिया है, प्रमाण दिया है। दूसरा आप देखो, हमने एक और देखा कि जो बाबर है, बाबर ने राजपूतों के प्रति क्या अपनाई है, धार्मिक कट्टरता अपनाई थी। और वो धार्मिक कट्टरता हम किस रूप में देखते हैं कि जो खानवा का जो युद्ध लड़ा गया, खानवा के युद्ध से पहले जिहाद या धर्म युद्ध का नारा दिया गया बाबर के द्वारा। तो धार्मिक कट्टरता भी हमें दिखाई देती है, और हमें संदेह का भाव भी दिखाई देता है, और हमें संघर्ष भी दिखाई देता है। तो क्या बाबर का संघर्ष केवल राणा सांगा के साथ ही रहा है या किसी और व्यक्ति के साथ भी था? और व्यक्ति के साथ भी था, और उनका नाम हमें मिलता है मेदिनी राय। मेदिनी राय के साथ भी इनका संघर्ष रहा। क्यों? क्योंकि मेदिनी राय ने खानवा के युद्ध में साथ दिया था किसका, राणा सांगा का। इस कारण ये मेदिनी राय के साथ जनवरी 1528 में लड़ाई लड़ता है किसकी, चंदेरी की। जनवरी 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया, और ये जो युद्ध है इस युद्ध का परिणाम रहा था बाबर के पक्ष में। और आप देखो कि शत्रुता का भाव इतना गहरा था कि इस युद्ध के बाद ऐसा कहा जाता है कि राजपूतों के सिर से इसने क्या है, एक मीनार बनाई थी बाबर ने। तो ये हमने बात की है मुगल राजपूत संबंधों की, किसके समय, बाबर के समय। जो ध्यान रखने वाली बातें वो क्या है, एक तो इसने तुर्की परंपराओं को अपनाया है, धार्मिक कट्टरता प्रदर्शित की है, शत्रुता का इसने भाव रखा है इसने, और संघर्ष की नीति को इसके द्वारा अपनाया गया जो उस समय के अनुकूल थी। क्यों? क्योंकि राणा सांगा को हराए बिना ये उत्तर भारत पर अधिकार नहीं कर सकता था। तो संघर्ष की इसकी नीति रही है। अब हम बात करते हैं हुमायूं के समय की, कि हुमायूं के समय मुगल राजपूत जो संबंध हैं किस प्रकार से रहे हैं। हुमायूं जो शब्द है, ये शब्द का मतलब होता है, हुमायूं शब्द का मतलब होता है भाग्यशाली, लेकिन इससे दुर्भाग्यशाली कोई व्यक्ति नहीं रहा है। तो यहाँ बाबर की नीति दूरदर्शिता। तो मुगल राजपूत संबंधों में देखें तो इसने क्या किया कि बाबर की जो नीति है, बाबर की नीति क्या थी, धार्मिक कट्टरता को इसने भी अपनाया। इसने भी क्या रखा है, शत्रुता का भाव रखा है, अविश्वास और संघर्ष की नीति को इसने भी क्या किया है, आगे बढ़ाया है। और हम देखते हैं इसकी दूरदर्शिता के भी हम प्रमाण देखते हैं। तो मुगल राजपूत संबंध जो हैं वहाँ यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए क्या हुमायूं ने भी तुर्की परंपराओं को आगे बढ़ाया था, तो आप देखेंगे बिल्कुल जो हुमायूं है, हुमायूं ने भी क्या किया, तुर्की परंपराओं को आगे बढ़ाया है। या एक प्रकार से बाबर की जो नीति है, बाबर की नीति का ही इसने क्या किया है, अनुसरण किया है। कैसे? धार्मिक कट्टरता को अपनाता है। कोई प्रमाण है क्या? बिल्कुल है। आप देखें कि 1534 के अंदर, 1534 में हम देखते हैं चित्तौड़ पर, 1534 में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है कौन? बहादुर शाह। बहादुर शाह कहाँ का शासक? गुजरात का। 1534 में
गुजरात का शासक बहादुर शाह आक्रमण करता है कहाँ पर, चित्तौड़ पर। और आप देखो कि चित्तौड़ पर आक्रमण करता है तो उस समय जो हुमायूं जो है, हुमायूं खुद आगे बढ़ रहा है किसकी तरफ, बहादुर शाह की तरफ। लेकिन जब बहादुर शाह को इस बात का पता चला कि भाई हुमायूं हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है, तो बहादुर शाह के द्वारा पत्राचार किया गया हुमायूं के साथ कि भाई हम काफिरों के विरुद्ध लड़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, काफिरों के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं, या हम हिंदुओं के विरुद्ध लड़ रहे हैं, और अभी आप हम पर आक्रमण न करें, हम बाद में आपस में युद्ध कर लेंगे, या बाद में हम हमारी जो शत्रुता है उसको पूरी कर लेंगे, लेकिन अभी आप हम पर आक्रमण न करें। और आप देखो हुमायूं जो है, हुमायूं का शत्रु था बहादुर शाह, लेकिन सहधर्मी था, ये सहधर्मी था, या दोनों ही इस्लाम को मानने वाले थे। इस कारण उस समय हुमायूं जो है वो बहादुर शाह पर आक्रमण नहीं करता है, हालांकि बाद में कर देता है, लेकिन इस समय इसने आक्रमण नहीं किया। इस पत्राचार का इसके ऊपर असर हुआ। ठीक है, तो हमने धार्मिक कट्टरता देखी, एक प्रकार से हमने क्या देख लिया है, शत्रुता का भाव देखा हमने। ठीक है, या इसने राजपूतों पर विश्वास नहीं किया है। फिर यदि हम देखें संघर्ष, तो क्या इसका किसी से संघर्ष भी रहा है? हाँ, हम देखते हैं 1531 में, 1531 में रामचंद्र, शासक का नाम क्या है, रामचंद्र, कहाँ का, कालिंजर का। कालिंजर का जो रामचंद्र है उसके विरुद्ध इसने युद्ध करके कालिंजर को जीता था। हालांकि कालिंजर को ये ज़्यादा समय तक अपने पास नहीं रख पाता है। दूसरा, अविश्वास का प्रमाण यदि हम और देखें तो, अविश्वास का प्रमाण हम यदि और देखें तो आप देखो कि जोधपुर के शासक हुए हैं मालदेव। जोधपुर के शासक मालदेव हुए हैं, तो मालदेव इन्हें सहायता का प्रस्ताव भेजता है। अभी हम बात करेंगे इसकी विस्तार से। तो मालदेव इनको सहायता का प्रस्ताव भेजता है, लेकिन मालदेव की ये जो सहायता है हुमायूं के द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है। ठीक है, तो ये धार्मिक कट्टरता की बात की, शत्रुता का भाव रख रहा है, अविश्वास और संघर्ष की नीति अपनाई है इसने, या बाबर की नीति या तुर्की परंपराओं को ही ये हमें आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यदि हम बात करें इसकी अदूरदर्शिता की, तो आप देखो कि इसकी अदूरदर्शिता जो है मुगल राजपूत संबंधों में वो हमें देखने को मिलती है। कितने स्थानों पर? कई स्थानों पर हमें देखने को मिलती है। विस्तार से यदि हम बात करें तो आप देखो क्या है। एक तो 1534 में टॉपिक चल रहा है हमारे मुगल राजपूत संबंध। ठीक है, फैक्ट नहीं आएगा यहाँ से, इसी प्रकार के कंसर्ट पूछे जाएंगे आपसे, 4 बातें लिख देंगे, सत्य है सत्य, आपसे पूछा जा सकता है। तो 1534 में हम देखते हैं कि जब बहादुर शाह, कहाँ का, गुजरात का, गुजरात का बहादुर शाह जब आक्रमण करता है चित्तौड़ पर, तो उस समय चित्तौड़ की जो शासिका है वो हुआ करती थी कर्मणवती, या उस समय विक्रमादित्य शासक हुआ करते थे, और उनकी श्रंसिका हुआ करती थी कौन, कर्मणवती। तो आप देखो कि कर्मणवती जो है 1534 में जब बहादुर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, तब इनके द्वारा राखी भेजी जाती है, किसे, हुमायूं को। लेकिन हुमायूं जो है वो समय पर नहीं आता है, और आप देखो कि राखी का जो बंधन है उसका वादा ये भाई नहीं निभाता है। या हम यूँ कहें कि ये जो राखी है, ये राखी एक सुरक्षा कवच हो सकती थी। वैसे ही राखियाँ क्या होती है, भाइयों के लिए सुरक्षा कवच ही होती है, लेकिन ये भाई निकम्मा था। इस भाई ने इस राखी की कीमत को नहीं समझा, और इसी कारण क्या है, इसको लंबे समय तक निर्वासन भोगना पड़ा था। शेरशाह सूरी ने इसको भारत से बाहर निकाल दिया था, और ये इस राखी का महत्व यदि समझता तो ये राखी इसकी सुरक्षा कवच हो सकती थी। किसके विरुद्ध, अफगानों के विरुद्ध, अफगानों के विरुद्ध या शेरशाह सूरी के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच की भांति हो सकती थी इसके लिए। लेकिन इसने इन बातों के महत्व को नहीं समझा, या इसमें क्या था, दूरदर्शिता का इसके अंदर अभाव था,
कि इन चीज़ों को जान नहीं पाया। क्यों? क्योंकि अफीम था, ये अफीम की पिन्नक में ये पड़ा रहता था। तो ये जो बात है, ये बात इसके समझ में नहीं आई कि ये जो राखी है आगे चल करके मेरे खुद के लिए भी क्या हो सकती है, सुरक्षा कवच हो सकती है। कि भाई मैं राजपूतों का सहयोग लेकर के बहादुर शाह को क्या है, हमेशा के लिए अपने राज्य से दूर रख सकता हूँ। किस तरफ? पश्चिम की तरफ। और पूर्व में मैं दूर रख सकता हूँ किसको? शेर शाह सूरी को। लेकिन इतनी ये जो सूझबूझ है ये इसके द्वारा दिखाई नहीं गई। अब दूसरी दूरदर्शिता हमें कहाँ देखने को मिलती है? हम देखते हैं कि जब शेर शाह सूरी ने इसे पराजित किया, तो आप देखोगे जब शेर शाह सूरी इसे पराजित करता है तो 1541 के आसपास, 41 के आसपास मारवाड़ के शासक मालदेव, मारवाड़ कहें या हम जोधपुर कहें, मारवाड़ या जोधपुर के जो शासक थे मालदेव, इन्होंने भी सहायता प्रस्ताव भेजा, सहायता प्रस्ताव इसे भेजा और कहा कि भाई हम आपको 20,000 जो घुड़सवार हैं उनकी मदद हम दे देंगे आपको और धन वगैरह भी दे देंगे। लेकिन यहाँ जो हुमायूं है, हुमायूं मालदेव पर न तो विश्वास करता है और न ही यहाँ वो दूरदर्शिता दिखाता है। और ये पड़ा रहा किसके पीछे? शाह हुसैन। शाह हुसैन जो शासक था कहाँ का? ठट्टा का, ठट्टा सिंध के अंदर यहाँ का शासक था। ये इस सहायता लेने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मालदेव की जो सहायता है ये समय पर स्वीकार नहीं करता है। ठीक है। और आप देखो कि ये जो सहायता प्रस्ताव है ये इसके धर्म को बचा सकता था। यहाँ इसको शाह हुसैन की जो सहायता है वो भी प्राप्त नहीं होती है और ये आगे चल करके जाता है कहाँ पर? ईरान जाता है। और ईरान जा कर के जब उसने वहाँ के शाह से सहायता मांगी तो वहाँ के ईरान का जो शाह है तहमास्प, उसने कहा कि पहले भैया धर्म बदलो, तुम सुन्नी हो हम शिया हैं, तुम शिया धर्म ग्रहण कर लो, तब हम आपकी क्या कर सकते हैं? सहायता कर सकते हैं। तो जो हुमायूं है, हुमायूं कुछ दिनों तक शिया धर्म में भी दीक्षित रहा था। ठीक है। तो ये जो सहायता प्रस्ताव है इसने समय पर स्वीकार नहीं किया और बाद में 1542 के आसपास जब इसकी अफीम उतरी तब ये मालदेव से सहायता का प्रयास करता है। लेकिन तब तक जो शेर शाह सूरी है, शेर शाह सूरी जो है ये अपनी स्थितियों को काफ़ी मजबूत कर चुका था। अब मालदेव के द्वारा सीधा कोई प्रस्ताव हुमायूं का स्वीकार करना संभव नहीं था। इस कारण जो मालदेव है, मालदेव किसी भी प्रकार का कोई सीधा प्रस्ताव हुमायूं को नहीं देते हैं। और बाद में मुल्ला सुर्ख और अतका खां, मुल्ला सुर्ख और अतका खां जैसे जो व्यक्ति हैं वो हुमायूं को कहते हैं कि मालदेव के इरादे ठीक नहीं हैं, ये तुम्हें बंदी बना सकता है और बंदी बना करके किसको सौंप देगा? शेर शाह सूरी को। इस कारण तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर ये यहाँ से चला जाता है किस तरफ? ईरान की तरफ। उससे पहले इसे एक और अवसर मिलता है, हालांकि उसका जिक्र आप किताबों में नॉर्मली नहीं देखते हो। आप लोगों को ध्यान होगा 1542 अक्टूबर 1542 या हम यूं कहें 15 अक्टूबर 1942 को क्या हुआ था? कुछ याद है क्या? कुछ याद आ रहा है? क्या सिर्फ 15 अक्टूबर तो याद आ रहा है? विद्यार्थी दिवस अभी कल परसों ही गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का क्या रहा है? जन्म दिवस रहा है, विद्यार्थी दिवस। और 15 अक्टूबर 1542 को क्या हुआ है? अकबर का जन्म भी हुआ है। इस बात को भी ध्यान रख लेना, यूँ ध्यान रख लेना, है ना। APJ अब्दुल कलाम भी 15 अक्टूबर को, और अकबर जो है, अकबर भी क्या रहा है? 15 अक्टूबर 1542। तो अब तो इसके जन्म से हम इसकी नीति को कैसे जोड़ते हैं? अब देखो इसका जन्म हुआ कहाँ था? इसका जन्म हुआ था अमरकोट के शासक वीरसाल के यहाँ। अमरकोट के शासक कौन है? वीरसाल के यहाँ हमीदा, जो मात्र उस समय 14 साल की थी,
और हुमायूं इतना लंबा था और उसकी लंबाई के कारण उसके हाथ वगैरह काफ़ी लंबे थे, ऐसा इतिहासकार लिखते हैं। तो जो हमीदा है, हमीदा ने प्रारंभ में हुमायूं से विवाह करने से मना कर दिया था। और ये जो विवाह है, इस विवाह से इसका जो भाई है कामरान, वो भी काफ़ी नाराज़ हुआ था। और आप देखो कैसा शासक है, एक तरफ शेरशाह सूरी इसके पीछे पड़ा हुआ है और ये क्या है, रंग रलियाँ मना रहा है ना। तो काफ़ी दूरदर्शी क्या रहा है, शासक रहा है। तो हम देखते हैं हमीदा से जन्म हुआ अकबर का वीर साल के यहाँ। तो आप देखो कि ये वीर साल के माध्यम से भी क्या कर सकता था कि उस समय के जो हिंदू राज्य थे, और उत्तर भारत में हिंदू राज्य किसके थे, राजपूतों के। तो इसके माध्यम से भी क्या है, एक राजपूतों का, उत्तर भारत के जो राजपूत हैं उनका एक गठबंधन बना सकता था। लेकिन इस प्रकार के जो प्रयास हैं वो हुमायूं के द्वारा नहीं किए गए। तो हुमायूं की जो राजपूत नीति है उसमें हमने क्या देखा, उसमें भी हम देखते हैं कि बाबर की जो नीतियां हैं उसी को ये क्या करता है, फॉलो करता है, या जो तुर्की जो परंपराएं रही है उन्हीं को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसका भी संघर्ष, अविश्वास, धार्मिक कट्टरता, शत्रुता का भाव, ये हमें मुगल राजपूत संबंधों में देखने को मिलती है। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे केवल अकबर के बारे में, और फिर उससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में। तो 2-3 वीडियो के माध्यम से हम मुगल राजपूत जो संबंध है उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।